शस्य गहनता। शस्य गहनता का अर्थ क्या होता है? शस्य गहनता को हम कृषि गहनता भी कह सकते हैं, फसल गहनता भी कह सकते हैं। तो कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता, उसके बाद शस्य गहनता यानी फसल गहनता पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है फसल गहनता का? कृषि भूमि का लंबवत विस्तार करना। लंबवत विस्तार का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी देश में शुद्ध बोया जो क्षेत्र है उसे एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है। किसी भी देश का क्षेत्रफल लिमिटेड होता है, क्षेत्रफल को हम नहीं बढ़ा सकते। जंगल काटकर हम कृषि भूमि का क्षैतिज विस्तार कर सकते हैं। जंगल काटकर कृषि भूमि का क्षैतिज विस्तार किया जा सकता है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का क्षैतिज विस्तार किया जा सकता है। लेकिन क्षैतिज विस्तार की एक सीमा है। तब क्या होगा जब क्षैतिज विस्तार को और नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन देश की जनसंख्या और उस जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में जरूरी है कि कृषि भूमि का क्षैतिज विस्तार न करके कृषि भूमि का लंबवत विस्तार किया जाए। कृषि भूमि के लंबवत विस्तार का अर्थ है एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें लेना शस्य गहनता कहलाता है। शस्य गहनता का अर्थ है कृषि भूमि का लंबवत विकास करना, अर्थात एक खेत में एक ही कृषि वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें लेना। ऐसे समय में जबकि देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र को जंगल काटकर अधिकतम बढ़ाया जा चुका है और उसे और ज्यादा बढ़ाना संभव नहीं रह गया है, ऐसे में देश की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शस्य गहनता को बढ़ाया जाए, अर्थात कृषि भूमि का लंबवत विस्तार किया जाए। अर्थात एक ही खेत में एक ही कृषि वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाएं। अतः शस्य गहनता को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? सीमित भूमि संसाधन के कारण है। भूमि संसाधन सीमित है, इसलिए शस्य गहनता को बढ़ाने की जरूरत है। शस्य गहनता की माप प्रतिशत में करते हैं। शस्य गहनता की माप किसमें की जाती है? प्रतिशत में की जाती है। शस्य गहनता की माप प्रतिशत में की जाती है। शस्य गहनता की माप बराबर कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया क्षेत्र गुणे 100। ठीक है, मान लेते शुद्ध बोया क्षेत्र क्या होता है? किसी भी देश के पास टोटल जो कृषि योग्य भूमि होती है, खेती योग्य भूमि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं। तो मान लेते हैं किसी देश में शुद्ध बोया क्षेत्र 145 मिलियन हेक्टेयर है। खेती योग्य जो जमीन होती है जिस पर हम फसल उगाते हैं उसके टोटल क्षेत्रफल को हम कहते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र। मान लेते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र किसी देश में 145 मिलियन हेक्टेयर है और एक वर्ष में 3 फसलें बोई गई। इस शुद्ध बोए क्षेत्र में एक ही वर्ष में 3 फसलें बोई गई, तो तीनों फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र को जोड़कर कुल बोया क्षेत्र प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? तीनों फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र को जोड़कर कुल बोया क्षेत्र प्राप्त होगा। कैसे? आइए देखते हैं। आपने देखा शस्य गहनता, आपने देखा है ना, शस्य गहनता की माप बराबर कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया क्षेत्र गुणे 100। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो खेती योग्य भूमि है। कुल बोया क्षेत्र कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं एक ही कृषि वर्ष में उसी खेत शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 3 फसलें ली गई, तो तीनों फसलों के अंतर्गत जितना क्षेत्रफल आया उसे जोड़कर कुल बोया क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो शस्य गहनता की माप का यह फार्मूला है। अब शुद्ध बोया क्षेत्र 145 मिलियन हेक्टेयर, उस 145 मिलियन हेक्टेयर में बारी बारी 3 फसलें एक साल में बोई गई, तो तीनों फसलों के अंदर बोए गए क्षेत्र को जोड़कर कुल बोया क्षेत्र प्राप्त होगा। मान लेते हैं 145 मिलियन हेक्टेयर क्या था? शुद्ध बोया क्षेत्र। तो 145 मिलियन हेक्टेयर में हमने क्या बो दिया? खरीफ।
खरीफ का मतलब धान बो दिया, है ना। 145 मिलियन हेक्टेयर पूरे क्षेत्रफल में हमने धान लगा दिया। अब खरीफ के बाद अगले रबी की, ये गलत लिखा है यहाँ पे, रबी है। अगले मौसम में, अगले फसल ऋतु में हमने रबी लगा दिया, लेकिन रबी कितना लगाया, केवल 100 मिलियन हेक्टेयर लगाया, 145 मिलियन में नहीं लगाया। 100 मिलियन हेक्टेयर में हमने रबी लगा दिया, रबी मतलब गेहूं बो दिया। उसके बाद 75 मिलियन हेक्टेयर में हमने जायद लगा दी। मतलब 3 अलग अलग फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ के अंतर्गत 145 मिलियन हेक्टेयर बोया गया, रबी के अंतर्गत 100 मिलियन हेक्टेयर बोया गया और जायद के अंतर्गत 75 मिलियन हेक्टेयर बोया गया। तो कुल बोया क्षेत्र प्राप्त होगा 320 मिलियन हेक्टेयर। यानी शुद्ध बोया क्षेत्र 145 मिलियन हेक्टेयर और कुल बोया क्षेत्र, इन तीनों फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रों को हमने जोड़ दिया तो प्राप्त हुआ 320 मिलियन हेक्टेयर। इसलिए शस्य गहनता क्या होगी, शस्य गहनता बराबर कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया क्षेत्र। कुल बोया क्षेत्र प्राप्त हुआ 320 मिलियन हेक्टेयर, शुद्ध बोया क्षेत्र कितना था 145 मिलियन हेक्टेयर, गुणे 100 तो बराबर कितना हुआ 250%। शस्य घनता कितनी निकली 250%। मतलब किसी देश में शुद्ध बोया क्षेत्र 145 मिलियन हेक्टेयर है और तीनों फसलों के अंतर्गत 320 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल को बोया गया, तो गुणे 100 करके उसे हम प्रतिशत में निकालेंगे 250%। ये क्या है, ये शस्य गहनता है। मतलब शस्य गहनता की माप प्रतिशत में की जाती है। क्लियर, बहुत ही आसान है, मैथ्स की तरह इसको हल्का सा पढ़ना था और इसमें ऐसा कुछ बात नहीं थी जिसको आप एक बार या 2 बार पढ़ लें तो समझ में ना आए। तो भारत में शस्य गहनता की माप कितनी है? आमतौर पर विकसित देशों में शस्य गहनता ज्यादा पाई जाती है क्योंकि विकसित देशों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है। साल भर जो खेती योग्य जमीन है साल भर सिंचित रहती है, तो साल भर हम फसलें ले सकते हैं। लेकिन भारत में अगर पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर हिस्सों में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं है। किसी तरीके से खरीफ और रबी यानी धान और गेहूं बो दिया जाता है तो जायद की ऋतु आप जानते ही हैं, फरवरी में शुरू, मार्च में शुरू होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये बहुत ही गर्मी वाले मौसम होते हैं, पानी की उपलब्धता सतह पर नहीं रहती है। तो जायद में, भारत जैसे देश में जायद ऋतु में फसल नहीं बोई जाती है ज्यादा। आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में खेत ऐसे ही सूखे पड़े रहते हैं, तो वर्ष भर भारत जैसे देश में खेती नहीं हो पाती है, जबकि विकसित देशों में वर्ष भर होती है। तो भारत में शस्य गहनता 200% है, जो कि विकसित देशों के तुलना में काफी कम है। भारत में शस्य गहनता 200% है, जो कि विकसित देशों में की तुलना में काफी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में जायद का उपयोग कम होता है, यानी जायद ऋतु में फसल नहीं लगाई जाती है, पानी की कमी के चलते सिंचाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए भारत में शस्य घनता 200% है। तो शस्य गहनता को आप क्या समझे? यानी शस्य गहनता का जो सूचक है वो एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र के विस्तार से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। शस्य गहनता का सूचक एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र के विस्तार से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है। यानी एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्रों का जितना ही ज्यादा विस्तार होगा, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्रों का जितना ही ज्यादा विस्तार होगा, शस्य गहनता का सूचक भी उतना ही अधिक होगा। इसका अर्थ है कि जोती गई भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ जाएगी, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जोती गई भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ जाएगी, साल भर खेती होगी। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, ये गलती से टाइप होके र टाइप हो गया है, इसे हम लोग ठीक कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है टाइपिंग में। ये शस्य गहनता है। हाँ, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो शस्य गहनता को प्रभावित करेंगे? यानी कौन कौन से कारक हैं जिनसे या जिनका उपयोग करके हम शस्य गहनता को बढ़ा सकते हैं? आशा समझ रहे हैं आप? क्या आशा है कि कौन कौन से कारक हैं जिनका प्रयोग करके हम साल में एक ही कृषि भूमि में साल भर में 2 या 2 से अधिक फसलें ले सकते हैं, शस्य गहनता को बढ़ा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे शस्य गहनता को बढ़ाया जा सकता है? HYV बीज,
कम समय में पक जाता है, फसल जल्दी तैयार हो जाती है, ज्यादा फसलें लेने में मदद मिलेगी। उर्वरक, साल भर मिट्टी में पोषण देंगे तो साल भर खेती कर सकेंगे। मशीनीकरण, मशीनीकरण दो फसलों के बीच के समय अंतराल को कम कर देता है। कैसे, अभी व्याख्या करेंगे सबका। सिंचाई, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधिकतम हिस्से में वर्ष भर सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, तो सिंचाई के लिए हमें मानसून की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और हम वर्ष भर खेती कर सकते हैं। फसल चक्रण, एक फसल द्वारा लिए गए पोषक तत्वों को दूसरी फसल द्वारा जब वापस कर दिया जाएगा तो भूमि में, मिट्टी में पोषक तत्व बने रहेंगे, इसलिए उपयुक्त फसल चक्रण अपनाना जरूरी है ताकि मिट्टी में साल भर पोषक तत्व बने रहें और हम साल भर खेती कर पाएं। रिले क्रॉपिंग और इसके अलावा सरकारी नीतियां, तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारकों में है उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, मशीनीकरण, सिंचाई, फसल चक्रण, रिले क्रॉपिंग और सरकारी नीतियां। अब आइए सबसे पहले हम उच्च गुणवत्ता वाले बीज के बारे में पढ़ते हैं कि HYV बीज सस्य गहनता को कैसे प्रभावित करेंगे। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। HYV बीजों से इसका विस्तार कैसे करेंगे। HYV बीजों से पैदा होने वाली फसल जल्दी पक जाती है ना। HYV बीजों से फसल तैयार होने में बहुत लंबा समय नहीं लगता है, इनसे तैयार होने वाली फसल जल्दी पक जाती है। तो HYV बीजों से होने वाली फसल जब जल्दी पक जाएगी तो हम साल भर में 2 या 2 से 3 फसलें ले सकते हैं, है ना। अब एक ही फसल पकने में 6 महीना लगाती तो क्या खेती करेंगे हम। लेकिन अगर जल्दी जल्दी पक जाएगी, मान लेते हैं HYV बीजों से जल्दी जल्दी फसल पक जाती है और 2.5 महीने में तैयार हो जाती है, तो सोचिए साल भर में आप 4 फसलें भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे फसल जल्दी तैयार हो गई, हमने जल्दी काट दिया और अगली फसल को फिर से जल्दी लगा दिया। तो इसको विस्तार ऐसे करेंगे कि HYV बीजों से होने वाली फसल शीघ्र पक जाती है, इसलिए इन बीजों की मदद से एक ही कृषि वर्ष में, एक ही कृषि क्षेत्र में या एक ही खेत में 2 या 3 या 4 फसलें लेने में भी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए खरीफ, खरीफ मतलब बरसात की ऋतु। उदाहरण के लिए खरीफ की ऋतु में हमने जून से लेकर अगस्त तक एक बार फसल ले ली, जून से लेकर अगस्त तक, और उसके बाद अगस्त से लेकर नवंबर तक फसल ले ली। इस तरह से करके हम खरीफ की ऋतु में ही 2 फसल ले सकते हैं HYV बीजों की मदद से, है ना। लेकिन उच्च उन्नत किस्में अपने आप में उन्नत नहीं होती हैं, यह ध्यान रखना है। HYV बीज अपने आप में उन्नत नहीं होंगे, इन्हें अत्यधिक रासायनिक खाद और सिंचाई की जरूरत पड़ती है। उच्च उन्नत किस्में अपने आप में उन्नत नहीं होती हैं, इन्हें अत्यधिक उर्वरक और सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तभी ये फसल को शीघ्र पकाएंगी। आप रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो शीघ्र नहीं पक पाएंगे। अब आइए उर्वरक देखते हैं। रासायनिक खाद, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का नवीकरण करने के लिए भूमि को परती छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। पहले क्या होता था कि लोग एक फसल ले लेते थे, जैसे धान की फसल ले ली, उसके बाद गेहूं की फसल बोने के लिए भूमि को 2 महीने 1.5-2 महीने परती छोड़ते थे। परती मतलब ऐसे ही छोड़ देना, उस पर कोई खेती न करना। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि एक फसल लेने के बाद मिट्टी से पोषक तत्व एकदम गायब हो जाते थे, तो मिट्टी में फिर से पोषक तत्वों का नवीकरण करने के लिए उसमें जानवर बैठाते थे, गोबर फैलाते थे, 1.5-2 महीना इंतजार करते थे, है ना। तो फिर से पोषक तत्वों का नवीकरण हो जाता था मिट्टी में, तो 1.5-2 महीने बाद फिर अगली फसल के लिए जुताई कर पाते थे। लेकिन रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का नवीकरण करने के लिए भूमि को परती छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। रासायनिक खाद से साल भर मिट्टी में पोषक तत्व बने रहते हैं, परिणाम स्वरूप हम साल भर कृषि भूमि में खेती कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों की मदद से आसानी से 2 या 3 फसलें ली जा सकती हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक पौधों को शीघ्र पोषण प्रदान करते हैं। रासायनिक उर्वरक पानी में तुरंत घुलनशील होते हैं, है ना। पौधों को पोषण प्राप्त करने में समय नहीं लगता। आपने रासायनिक उर्वरक डाला, उसके बाद पानी डाला, तुरंत घुल के पौधों को पोषण प्रदान कर देते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से भी पौधे शीघ्र वृद्धि करते हैं। शीघ्र वृद्धि करने का मतलब शीघ्र पक जाते हैं। जल्दी पक जाएंगे तो हम उन्हें जल्दी काट लेंगे और अगली फसल तुरंत बो देंगे। समझ रहे हैं आप। तो रासायनिक उर्वरक भी फसल गहनता को बढ़ाने में मदद करते हैं। जितनी बातें बोला उतना लिखना है। सिंचाई, इसके बाद पहले सिंचाई देख लेते हैं। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक भारत जैसे विकासशील में सिंचाई जैसी अवसंरचनात्मक सुविधा है। वास्तव में भारत जैसे विकासशील देश में सिंचाई जैसी अवसंरचनात्मक सुविधा के अभाव ने सस्य गहनता को सर्वाधिक प्रभावित किया है।
शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जितना ही अधिक भाग में वर्ष भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेगी, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधिकतम भाग में अगर साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेगी तो हमें फसल लगाने के लिए मानसून यानी वर्षा की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मानसून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम जब चाहे सिंचाई करके फसल लगा सकते हैं। अगर सिंचाई सुविधा का विस्तार हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधिकतम हिस्से में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं होगा तो फसल बोने के लिए हमें मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप फसल लगाने में देरी होगी और शस्य गहनता घटती चली जाएगी। तो सिंचाई भी शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक मजबूत कारक है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधिकतम हिस्से में यदि सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा तो हमें फसल लगाने के लिए मानसून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और साल भर में हम 2 या 2 से 3 फसलें आसानी से या 3 से 4 फसलें भी आसानी से ले सकते हैं। सिंचाई जो है शुष्क मौसम यानी बरसात के बाद और पहले का मौसम क्या होता है, शुष्क होता है। सिंचाई की मदद से शुष्क ऋतु में भी फसल ली जा सकती है। सिंचाई यहां तक कि जायद ऋतु में भी फसल उत्पादन को संभव बना देता है। जायद में क्या होता है, मार्च से शुरू होता है और जून तक चलता है, मतलब मार्च अप्रैल मई जून कोई बारिश नहीं, जो सतही जल है वो भी सूख जाता है। लेकिन अगर सिंचाई सुविधा रहेगी, जैसे ट्यूबवेल सिंचाई या फिर नहरी सिंचाई जो भी हो सकता है, सिंचाई सुविधा रहेगी तो हम मार्च से जून तक अर्थात जायद ऋतु में भी आसानी से फसल ले सकते हैं। यानी सिंचाई जायद ऋतु में भी फसल उत्पादन संभव बनाता है और इस प्रकार शस्य गहनता को बढ़ाता है। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा तभी हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कर पाएंगे। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी हम तभी कर पाएंगे जब शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधिकतम हिस्से में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। अब आइए मशीनीकरण। मशीनीकरण कैसे शस्य गहनता को बढ़ाने में अपना योगदान देता है? मशीनीकरण शस्य गहनता को बढ़ाने में योगदान कैसे देता है? अच्छा एक बात बताइए, आप बैल से खेत की जुताई करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा कि ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर से हम खेत की जुताई करेंगे तो जल्दी जुताई होगी। यानी मशीनीकरण क्या कर रहा है, समय की बचत कर रहा है। तो मशीनीकरण समय की बचत करके शस्य गहनता को बढ़ाने में अपना योगदान देता है ना, समय की बचत कर लेता है। उदाहरण के लिए हार्वेस्टर के माध्यम से हम पके हुए फसल की शीघ्र कटाई कर सकते हैं। पता चला हाथ से कटाई कर रहे हैं, 4 दिन से कटाई चल रही है और हार्वेस्टर के माध्यम से हम पके हुए फसल की कुछ घंटों में ही कटाई कर सकते हैं और फिर ट्रैक्टर के माध्यम से अगली फसल के लिए खेत की शीघ्र जुताई कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप हाथ से कटाई करेंगे, 4-6-7 दिन कटाई चलेगी, फिर आप क्या करेंगे, बैल के माध्यम से जुताई करेंगे, 6-7 दिन जुताई चलेगी, तो 15-20 दिन तो आपकी कटाई और जुताई में लग गया। फसल गहनता कैसे बढ़ेगी, है ना। तो मशीनीकरण समय की बचत कर, है ना, शस्य गहनता को बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए हार्वेस्टर के माध्यम से पके हुए फसल की शीघ्र कटाई की जा सकती है और ट्रैक्टर के माध्यम से अगली फसल के लिए खेतों की कुछ ही घंटों में जुताई की जा सकती है। यानी मशीनीकरण 2 फसलों के बीच के समय अंतराल को कम कर देता है। मशीनीकरण 2 फसलों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे कम करके शस्य गहनता को बढ़ा देता है। उपयुक्त फसल चक्रण भी शस्य गहनता को प्रभावित करता है। एक धान्य कृषि करने से फसल चक्रण, अगर हम एक धान्य कृषि करेंगे तो मिट्टी में विशेष पोषक तत्वों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक फसल एक विशिष्ट पोषक तत्व को मिट्टी से लेती है और एक ही फसल की हम खेती करेंगे तो मिट्टी में विशेष पोषक तत्व का अभाव हो जाएगा। परिणाम स्वरूप मिट्टी की उत्पादन क्षमता कुछ ही दिन में चुक जाएगी मतलब समाप्त हो जाएगी। फसल गहनता को बढ़ाने के लिए हमें उपयुक्त फसल चक्रण को अपनाना होगा, उपयुक्त फसल क्रम को अपनाना होगा, यानी उपयुक्त फसल चक्रण को अपनाना होगा। उपयुक्त फसल चक्रण शस्य गहनता को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि उपयुक्त फसल चक्रण से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव नहीं होता है। बार बार एक ही फसल मत बो। जैसे उदाहरण के लिए उपयुक्त फसल चक्रण से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव नहीं होगा और साल भर खेती की जा सकेगी। उदाहरण के लिए धान मिट्टी से नाइट्रोजन को पूरी तरह से सोख लेता है, तो धान के बाद दोबारा धान या गेहूं न लगाकर, है ना, धान की फसल काटने के बाद हमें फलीदार पौधे लगा देने चाहिए, लेग्यूमिनेसी कुल। धान की फसल के बाद हमें लेग्यूमिनेसी कुल के फलीदार पौधे, उदाहरण के लिए चना मटर मूंग मसूर जैसे पौधे, ये फलीदार पौधे लगा देनी चाहिए,
जो कि मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट का स्थिरीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं, ये जो फलीदार पौधे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार एक फसल द्वारा लिए गए पोषक तत्वों की आपूर्ति मिट्टी में फिर से प्राकृतिक रूप से हो जाएगी। एक फसल यानी धान द्वारा, एक फसल द्वारा लिए गए पोषक तत्वों की आपूर्ति मिट्टी में प्राकृतिक रूप से हो जाएगी, है ना। यानी एक फसल द्वारा लिए गए पोषक तत्व दूसरी फसल द्वारा मिट्टी में लौटा दिए जाएंगे। यानी साल भर इससे क्या होगा, पोषक तत्व बने रहेंगे, मिट्टी की उत्पादन क्षमता चुकेगी नहीं और हम साल भर खेती कर पाएंगे और दो से तीन फसलें हम ले पाएंगे और शस्य घनता को बढ़ा पाएंगे, है ना। तो फसल चक्रण के बाद क्या है, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, फसलों को दूर दूर लगाना। ऐसे इस तरह से फसल लगाया तो रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत एक फसल पकने से पहले ही दूसरी फसल को लगा दिया जाता है। एक फसल को पकने से पहले ही दूसरी फसल को खेत में बो दिया जाता है। इससे दोनों फसलों के बीच पकने में जो लगा समय है वो कम हो जाता है ना। अब पता चला एक फसल पकी, उसको काटने का इंतजार करो नहीं, उसके पहले ही दूसरी फसल को लगा दो, इससे दो फसलों के बीच का समय अंतराल कम हो जाता है। नेक्स्ट, सरकारी नीतियां भी सस्य गहनता को बढ़ाने में मदद करती हैं। सरकारी नीतियां प्रोत्साहन दे सकती हैं। किसान भाई हमारे देश के जो हैं उनमें सबसे बड़ी कमी प्रोत्साहन की है। हमारी सरकार किसानों को प्रोत्साहन नहीं देती है, जिसके चलते उनकी खेती में रुचि नहीं रह गई है। अगर खेती में उन्हें लाभ दिखाई देता, प्रोत्साहन के द्वारा हम खेती में किसानों को लाभ की स्थिति दिखा सकते हैं कि खेती में लाभ है, लाभ करो। अगर किसान को लगेगा कि हमारी फसल का अच्छा मूल्य मिल रहा है तो किसान खेती क्यों नहीं करेगा, उत्साहित होगा तभी तो साल भर में 2 से 3 फसलें लगाएगा। सस्य घनता को कब बढ़ाने के लिए प्रेरित होगा वो, जब उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, जब उसे लगेगा कि खेती में लाभ की स्थिति है। अगर प्रत्येक फसल से उसे सिर्फ नुकसान हो रहा है, सरकार प्रोत्साहन नहीं दे रही है, तो किसान साल भर में 2 या 3 फसलें क्यों लगाएगा, अपनी मेहनत और ऊर्जा और समय क्यों नष्ट करेगा। तो सरकारी नीतियां प्रोत्साहन देकर सस्य घनता को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि सरकारी नीतियां किसानों में इस भावना को जगा सकती हैं कि वे 2 से 3 फसलें लगाएंगे तो उन्हें लाभ की स्थिति रहेगी। कैसे, जैसे HYV बीजों से फसल शीघ्र पक जाती है, सस्य घनता को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो सरकार को चाहिए कि HYV बीजों पर भी किसानों को सब्सिडी दे। अगर सरकार HYV बीजों पर भी सब्सिडी देती तो किसान HYV बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते, है ना, और सस्य घनता को बढ़ा पाते। इसके अलावा सरकार विभिन्न फसलों के संदर्भ में MSP तो घोषित करती है, लेकिन MSP बहुत कम होती है। 1725 रुपया कुंटल पर कुंटल गेहूं था। सरकार ने गेहूं के लिए जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था इस साल, वो 1725 रुपया पर कुंटल था, बहुत कम था। एक वर्ग ऐसा भी हमारे देश में पिज्जा या बर्गर खाने के लिए हजारों रुपए तक फूंक देता है, वहीं किसानों को 1725 रुपए एक कुंटल का मिल रहा है, जबकि उस एक कुंटल को उपजाने के लिए किसान ने दिन जुताई की, दिन रात वहां खड़ा होकर सिंचाई की, है ना, चूहों और जानवरों से फसल को बचाया, धूप में रात में खड़ा रहा, उसके बावजूद उसे केवल 1725 रुपए एक कुंटल का मिलेगा, तो उसे प्रोत्साहित कैसे होगा। तो जरूरी है कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया जाए, है ना, और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने के बहुत पहले की जाए। पहले से किया जाएगा कि किसानों को पहले से पता रहेगा कि हमारी फसल का ज्यादा मूल्य मिलने वाला है, तो पहले से मानसिक रूप से तैयार हो सकेगा, खेती करने की तैयारी करेगा कि हम बोएंगे तो हमें अच्छा मूल्य सरकार देगी। तो सरकार को चाहिए कि MSP को बढ़ाए और साथ ही MSP की घोषणा फसल बोने से और ज्यादा पहले करे। इसके अलावा सरकार ने KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधा तो दी है, लेकिन वो न तो पर्याप्त है और न ही आसान है। बैंक क्या करते हैं कि किसानों को तमाम पचड़े में डाल देते हैं, है ना, कि आप इतनी कागज लाओ, ये करो वो करो। तो ये जो कठिनाइयां होती है ना, औपचारिकता बहुत ज्यादा निभानी पड़ती है किसानों को। कठिनाई हो जाने से वे ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाते। तो सरकार को चाहिए कि एक तो ऋण बढ़ाए, सरकार को चाहिए कि ऋण सुविधा को आसान बनाए, सरकार को चाहिए कि ऋण सुविधा को, किसान ऋण सुविधा को आसान बनाए, और दूसरे उसे उसकी मात्रा को बढ़ाए। ऋण जब आसान होगा और अधिक मात्रा में मिलेगा तो किसान ऋण लेकर भी खेती कर सकता है। लेकिन कब ऋण लेगा, जब उसे घंटों लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तो हालत यह है कि किसान लोग जाते हैं SBI में, किसान क्रेडिट कार्ड दिखाकर अगर ऋण लेते हैं
तो उन्हें पहले तो कम से कम हफ्तों चक्कर लगाने पड़ते हैं और दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। अगर इस तरह से होगा तो किसान फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित कैसे होगा? तो हमारे देश में जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पे कामकाज जो बहुत बोझिल हो गया है, कार्य संस्कृति इतनी पुरानी है, कार्य संस्कृति हमारे देश में इतनी घिसी पिटी है कि उसके चलते किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अगर वो जाते तुरंत उन्हें सिंगल विंडो के तहत ऋण मिल जाता तो मुस्कुराते हुए किसान भाई आता और उससे एचआईवी बीज खरीदता, रासायनिक खाद खरीदता, बिजली लगवाता, है ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती। तो जब चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तब तो खेती करेगा। तो ऋण सुविधा को आसान और पर्याप्त बनाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को भंडारण सुविधाओं का विकास करना चाहिए, भंडारण सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। किसानों को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं जब कटाई करूंगा फसल की तो मेरी फसल को भंडारित करने के लिए आसपास वातानुकूलित वो हॉल है, वातानुकूलित हॉल बनाए जाते हैं जो कि चूहों से सुरक्षित रहते हैं, बरसात से सुरक्षित रहते हैं, आपदा का प्रभाव नहीं पड़ता, वर्षा चक्रवात तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता और किसान भाइयों का अनाज बोरिये में उस भंडारण गृह में सुरक्षित रहता है। तो सरकार अगर भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी तो किसान भाइयों को यह विश्वास रहेगा कि हमारा अनाज खेतों में पड़ा नहीं रहेगा। अगर नहीं भी बिक पाया तो हम भंडार गृह में जाकर उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो इन सरकारी नीतियों के माध्यम से सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे सकती है कि आप आइए और 2 से 3 फसलें साल भर में लगाइए, इससे शस्य गहनता बढ़ेगी और इन सभी उपायों से हमारे देश में खाद्य सुरक्षा लंबे समय तक सुनिश्चित रहेगी, है ना। तो ये था शस्य गहनता और उसे प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक होगा हरित क्रांति, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देते हैं। नमस्कार।